हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। कैलकुलस का आखिरी लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है। पिछली क्लास में ही कवर हो जाना चाहिए था, पर थोड़ा सा स्टूडियो बिजी होने की वजह से उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाकी रह गए थे, तो इसको मैं आधे पौने घंटे का एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर उस पर लिमिट कैसे डालते हैं ये पढ़ा। अभी आप देखेंगे कि काइनेमेटिक्स में कितना बेहतरीन यूज होने वाला है। तो वहाँ पर होगा ये कि भले ही सारी चीज़ें मुझे आपको दोबारा बतानी पड़ेंगी, लेकिन जो फ़ायदा आप लोगों को होगा वो ये होगा कि आपको डर नहीं होगा। आपको ये होगा कि हाँ, आपको इतनी मैथमेटिक्स आती है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको बहुत आराम से सीख जाओगे, ठीक है। कुछ बेसिक एप्लीकेशन होते हैं। वैसे तो देखो, न्यूटन साहब ने पूरी कैलकुलस खोज दी केवल फिजिक्स को पढ़ाने के लिए या फिजिक्स के एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए, पर अभी काइनेमेटिक्स में दो तीन कॉन्सेप्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मैं वही वाले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई दे रहा हूँ। जैसे एक होता है एरिया अंडर द ग्राफ, फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन छोटे छोटे सॉल्व करना, वो भी मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का, मैं तो आपको रटाऊंगा थोड़ा सा, जिससे केवल मेरा फिजिक्स का काम हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। ओके, ये दो तीन चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, तो जैसे पहले आता है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, इसमें दो तीन कन्फ्यूजन बच्चों को होंगे, पहले मैं सिखा देता हूँ। जैसे देखिए, एरिया क्या होता है जरा समझिए। एरिया बेसिकली, जैसे आपको ये मैंने मान लो एक रेक्टेंगल दे दिया, जो बच्चों को दिमाग में रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए ए बराबर ये 10 मीटर है और इधर यहाँ पर बी बराबर मान लो 5 मीटर है। तो इसका जो एरिया आएगा, ध्यान से सुनना, एरिया का आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ ठीक, सीधे लिख देता हूं, एल इंटू या ए इंटू बी, ठीक है। जब आप एरिया का यूनिट देखोगे तो देखो, ए में क्या लिखेंगे, 10 मीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर बी में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लेना, 5 मीटर लिखेंगे। तो जब एरिया लिखेंगे इसका, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ जाएगी 50 और यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यह है यूनिट ऑफ एरिया। तो असल में ये जो एरिया मैंने आपको बताया मीटर स्क्वायर, ये असल में किसी फील्ड का एरिया होता है। अब फिजिक्स में ऐसा थोड़ी है कि फील्ड के एरिया होते हैं। अभी 10th क्लास तक जनरली आप यही पढ़ते हैं, और किसी से भी पूछें कि भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, तुरंत मीटर स्क्वायर बता देगा। पर इसमें एक करेक्शन होता है, मीटर स्क्वायर फील्ड के एरिया का यूनिट होता है। अब मान लीजिए हमने किसी ग्राफ के एरिया की बात की, जरा समझिए, किसी ग्राफ के एरिया की हम बात करते हैं। ग्राफ का मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी हमने ले ली, मान लो वेलोसिटी ले ली, ध्यान से सुन लीजिए, ये सब कठिन नहीं है, अभी जरा आप नॉर्मल बात समझिए। और फिर यहाँ पर एक एरिया लिया हमने ये, फिर हमने यहाँ पर एक एरिया ये लिया, एरिया ये लिया, ठीक है। और अलोंग द एक्स एक्सिस मान लीजिए, चलो टाइम ले लिया, टाइम ले लिया था। तो अगर इधर टाइम ले लिया तो ये जो लेंथ होगी, टाइम ही तो होगा। मान लीजिए ये यहाँ पर 10 सेकेंड है, और यहाँ से ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अगर अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँ, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, रेक्टेंगल है तो दिस इंटू दिस। तो अब की बार लिखेंगे 10 सेकेंड इंटू ये क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, सेकंड से सेकंड मर जाएगा। तो अब की बार एरिया आ जाएगा 550 मीटर। मतलब अब इस एरिया का जो यूनिट है, बताइए वो यूनिट क्या है इस एरिया का, यूनिट इसका है बेटा मीटर। इस एरिया का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक। इस एरिया का यूनिट क्या है, मीटर। तो जो ग्राफ होंगे उनमें जो एरिया का यूनिट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि अलोंग द एक्स एक्सिस आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली है और अलोंग द वाई एक्सिस आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली है। एक एग्जाम्पल और देख लो,
जैसे आप आगे चल के और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इधर जैसे आप पढ़ेंगे, मान लीजिए इधर हमने एक्स ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये सब आएंगे फिजिक्स में यार, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बता दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, इधर मान लीजिए आपने फोर्स ले लिया, ठीक, और फिर आप यही एरिया ले लिया है, तो अभी भी देखो रेक्टेंगल, पर अब इस एरिया का यूनिट कुछ और होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई और फिजिकल क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस में कोई और फिजिकल क्वांटिटी है। मान लीजिए फिर मैंने इसको वही 10 मीटर कह दिया, और यहाँ पर इसको मैंने मान लीजिए 5 मीटर कह दिया, ठीक। तो अब अगर इसका एरिया लिखोगे तो वही आ जाएगा, दिस इनटू दिस, तो ये आ जाएगा, बताइए, ये मैंने गलत लिख दिया, मीटर नहीं लिखा जा सकता इसको, क्योंकि ये फोर्स है, तो ये क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन लिखा जाएगा। ओके, तो अभी भी क्या होगा बताइए, 10 मीटर, यूनिट के साथ लिख रहे हैं, इंटू 5 न्यूटन। अब देखिए न्यूटन क्या होता है, ये सब जानते हैं, इतना तो आता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम क्या होता है बताइए, के जी होता है। ए क्या होता है बताइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो फोर्स आ जाएगा उसका क्या यूनिट आ जाएगा, के जी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट की यहाँ पर बात मेनली हो रही है अभी जो हम कर रहे हैं। एरिया बराबर आ जाएगा 50 मीटर न्यूटन, और मीटर न्यूटन को बताइए क्या लिख लेंगे भाई लोगों, मीटर इंटू ये आ जाएगा केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक। एरिया बराबर जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसका यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसमें एरिया का यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जो एरिया का यूनिट होता है ग्राफ के अंदर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लिया है और वाई एक्सिस में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लिया है। ओके, चलिए इसमें इतना ही। अब जरा हम एरिया के कैलकुलेशन आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो अब जरा देखिए कि अगर ये एरिया होता, आराम से समझो, अगर आपको वाई में, चलिए अभी वाई एक्स में ले लेते हैं, एरिया मान लो ये होता, तो आप इसका एरिया आराम से निकाल लेते। मान लो ये ए होता, ये बी होता, तो इसका जो एरिया आप लिख देते वो सीधे ए इंटू बी लिख देते। मान लो ऐसा ग्राफ होता, ऐसा होता, तब भी मेरे हिसाब से एरिया लिख देते आप। मान लो यहाँ से ये ए होता, ये बी होता, तो इसका जो एरिया लिख देते, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया आता है, क्या लिख देते, हाफ इंटू ए इंटू बी। हाँ, यूनिट क्या होता है वो डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं और वाई एक्सिस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं। या मान लीजिए ये होता, तब भी आप आसानी से यूनिट लिख देते, यूनिट लिख देते, एरिया लिख देते। ये होता, मान लीजिए ये यहाँ पर लेंथ मान लीजिए ए है, ये लेंथ मान लीजिए बी है, और इसका यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है मान लीजिए वो एच है, तो ये ट्रेपेजियम होता है, सब जानते हैं ट्रेपेजियम। इसका भी एरिया आप लोग बड़ी आसानी से लिख देते, बताइए क्या लिख देते, हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये भी लिख देते। तो ये नॉर्मल ज्योमेट्री हैं जो 10th क्लास तक आप पढ़े होते हो और इनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हो। पर मान लीजिए इसी में आगे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस तरह का कोई, इस तरह का होता, मान लो, अब जरा ध्यान से समझना, इस तरह का होता, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लीजिए यार ये होता, ये होता, और अब मैं आपसे कहता कि भाई यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करके बताओ। ये यहाँ से, ध्यान से सुन लेना, x इक्वल टू 2 है। अब ये y कितना है, ये तो डिपेंड करेगा ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या है। तो अगर अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, इस केस में एकमात्र तरीका इंटीग्रेशन, इसलिए फिजिक्स आपको पढ़ाई, एकमात्र तरीका इंटीग्रेशन। तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर क्या, तो यहाँ पर वी शैल यूज इंटीग्रेशन, यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ जाएगा।
इसलिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया गया, और ये सब फिजिक्स में आएंगे तो बेसिक तो यहीं पे सीखना होगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अब आपको मैं समझाता हूँ। कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड मानना ही पड़ेगा अभी आपको मेरे कहने से, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, और मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक। अच्छा, इस कर्व की इक्वेशन दी होगी जब भी आपसे एरिया पूछेगा। अभी ग्राफ मैंने वो फंक्शन मैंने पढ़ाई नहीं है, मैं 100% पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी नाराज होंगे कि मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे। बेटा आज काइनेमेटिक्स ही स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा बचा उसको कवर कर दूँ। अब यार इसका जो ग्राफ, इसका जो फंक्शन है वो है मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो ये है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखिए इनके एरिया निकालने के तरीके होते हैं। क्या तरीका होता है उसको रट लो, फिलहाल ऐसे एक दो बार मैं बोलूँगा आप सीख जाओगे। देखिए इस तरह से एरिया निकाले जाते हैं इनके, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं इस तरह से, ध्यान से सुनना, एक रेक्टेंगल, इसको बोलते कैसे हैं, देखो बोलने का तरीका होता है एक्स पर जाकर, ये यहाँ पे इसकी थिकनेस ले ली dx, ठीक, ये x, तो इसको क्या बोलते हैं पहले रटो, x पर जाकर dx, x पर जाकर dx। अब ये एक स्ट्रिप है, अगर आप इस स्ट्रिप को ध्यान से देखो प्लीज, तो ये स्ट्रिप आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर ये दिखाई देगी, ये देगी, बिल्कुल देगी साहब। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो हाइट आएगी, ये हाइट, ये y आएगी, और उस y की वैल्यू इस फंक्शन से निकलेगी, क्योंकि हमको फाइंड करनी होगी x इक्वल टू वाई पर इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि देखिए ऐसे होता है, जैसे अगर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ पे x लिखें y लिखें, तो x को 0 तो y कितना 0, x को 1 लिखेंगे तो y कितना 1, x को 2 लिखेंगे तो y कितना 4, और अगर x को x लिखेंगे तो y कितना x स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जाके x इक्वल टू एक्स पर ये जो हाइट होगी, वो किसके बराबर होगी बताइए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये हाइट हो गई। अब देखिए ये जो हाइट हो गई यहाँ से, ये हाइट, ये कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अच्छा ये हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, पर कितनी ज़्यादा होगी बताइए, कितनी ज़्यादा होगी भाई, उतनी ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनो, कि फिर हमने लिख दिया x प्लस डी एक्स, तो फिर वहाँ पर जो y आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस डी एक्स का स्क्वायर। अपने आप देखो समझ में आएगा। तो ये जो हाइट हो जाएगी x प्लस डी एक्स का स्क्वायर। पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x और dx। अब देखिए आपको पता होगा जो d, जैसे मान लो जो dx मैंने आपको बताया था, ये मैंने छोटा मोटी बात नहीं बताई थी, ये बताया था महा छोटा। और ध्यान रखना, तो जब dx का स्क्वायर करोगे तो ये तो महा छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं 0 कह सकता हूँ। और x स्क्वायर तो एक नॉर्मल वैल्यू होगी, जैसे मान लो 1 मीटर है, 2 मीटर है, और dx महा छोटा है, तो जब आप x स्क्वायर में dx को जोड़ोगे तो इसको भी शर्म आ जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि dx जब बहुत छोटा होगा तो यहाँ पर अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी लगभग कितना आ गया, तो बताइए x प्लस डी एक्स का जो स्क्वायर आएगा वो नियरली इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ही आ गया। तो ये देखिए दिखने में आपको यहाँ पर रेक्टेंगल सॉरी ये हाइट स्लेंट हाइट लग रही है, लेकिन अगर इसको बहुत नज़दीक से देखोगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, बहुत पास लाओ, बहुत पास, ये बहुत पास। तो ये देखो इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, बस आपको ये दिखाई देगा कि इसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी है dx, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा, बताइए डी, छोटा सा एरिया को डी से लिखेंगे तो इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आगे मैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब जब x पर जाके dx का एक एलिमेंट कट करूंगा तो इसको मैं क्या मानेंगे चलूंगा, बताइए, हम इसको मानेंगे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानेंगे, इसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानेंगे। ये एक अजम्पशन होता है, कैसे आया ये सब मैंने आपको समझा दिया।
एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानेंगे, ये मैंने समझा दिया। क्यों उपदेश क्लियर है? एकदम राइटिंग वाइटिंग ठीक हो गई अब तो। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानेंगे, इसको पॉज करके उतारिए आराम से। ठीक है, इस तरह से मानेंगे। ओके, चलिए अब इसको मैं कैलकुलेट कर दूं एरिया को। इतना पॉज करके उतारिए आराम से। चलिए अब कर देता हूं। देखिए अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब आपके पास कंसेप्ट आ गया। तो अगर यहाँ पे x और यहाँ पर y, तो ये मान लीजिए मुझे एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिखा था 2, और इसकी इक्वेशन मैंने बता दिया था, दी थी आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेप कट करते हैं, और इसको लैंग्वेज क्या बोली मैंने, x पर जाकर dx। और अब मैंने बता दिया बिना टेंशन लिए, इतना dx इतना पतला होता है कि इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्या मानेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही मानेंगे। और इससे यहाँ की जो हाइट होगी ये, वो y इक्वल टू कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर होगा। ये सब समझा दिया ठीक। तो बताइए इसका जो dA लिखा जाएगा, dA ये क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और a जो लिखेंगे, क्या हम ऐसे, देखिए अब देखिए वही वाला फंड आ गया जो मैं पिछली क्लास में बता रहा था कि x, अब बताइए अगर मुझे पूरा एरिया चाहिए तो x को कहाँ से कहाँ तक मैं वेरी करा दूं, या x पर कहाँ से कहाँ तक मैं लिमिट पुट कर दूं। तो क्या यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 होगी, और यहाँ पर x इक्वल टू 2 है। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताइए, 0 से 2 वेरी कर रहा है। तो फिर इसकी जो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब हम कंटिन्यूस चीज़ों को जोड़ते हैं, क्योंकि जितनी भी स्ट्रिप होंगी क्या 0 से 2 में सब की सब कंटिन्यूस होंगी, और जब हम कंटिन्यूस चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम इसको जोड़ देंगे। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, यही लिमिट का खेल था। और एक बात और बताई थी, जब भी लिमिट आ जाए तो फिर आपको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यूज़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ओके, तो ये आ जाएगा a बराबर, ये मैंने समझा दिया था। इसका इंटीग्रेशन पिछली क्लास का क्लियर है। ये सीधे सीधा आ जाएगा एक्स क्यू वाई 3, लिमिट आ जाएगा लिमिट आ जाएगा 0 से 2, क्लियर। तो जो a आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, 2 पुट कर दीजिए पहले, तो 8/3 माइनस 0, तो a बराबर आ गया 8/3। यूनिट वही आएगा जो अलग से बताया था कि x एक्सेस पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और y एक्सेस पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर ना लिख देना। ओके, फंडा क्लियर। इस तरह से एरिया फाइंड आउट करते हैं। और देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन का यूज करके ये x ये y, आराम से देखते चलो, सब सिखा देंगे। अब देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू 2x लाइन होती, फाइंड द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 1, जो भी यूनिट ले लो उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 to x इक्वल टू 3, ये फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू 2x एक लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो और भी अच्छा है, पढ़ाऊंगा सब। ये मत कह देना कब पढ़ाओगे यार, शुरुआत की कर तो दी, पूरी फिजिक्स पढ़ा के दूंगा, क्या चिंता कर रहे हो। तो लाइन ये आ जाएगी, ये तो इसकी लाइन ये आ गई y इक्वल टू 2x। ठीक, अब देखिए आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है 1 से 3 में फाइंड आउट करना है। तो जो 1 वैल्यू आ जाएगी, 1 मान लो यहाँ कहीं होगा और 3 मान लिए यहाँ पर कहीं होगा। तो ये x इक्वल टू 1 और यहाँ पर ये x इक्वल टू 3। ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये एरिया। ठीक, तो 2 ऑप्शन है, एक तो आपके पास ट्रेपेजियम है, पर मैं इंटीग्रेशन से करता हूँ क्योंकि मैं वही सिखाना भी चाह रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अब देखिए तरीका होगा। अब देखिए लिमिट जो हो जाएगी वो ध्यान रखना 1 से 3 जाएगी, क्योंकि हमको यहीं पे एरिया चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पे एक स्टेप कट करेंगे, ये इसको ऐसे ही बोलेंगे जो बोला था पहले,
एक्स पर जाकर डी एक्स। क्लियर? ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर, ये अब देखिए इस पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इस फंक्शन से जब x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 2x। क्लियर? अब इसका जो एरिया हो जाएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, d। अब तो समझ ही गए। अब इसको मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानता हूँ, ऐसा मैंने बता दिया, क्योंकि dx बहुत ही छोटा होगा तो इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। और अगर मैं इसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान रहा हूँ तो इसका एरिया आ जाएगा dx इंटू ये, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2x इंटू डी एक्स। तो a बराबर जो आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2x dx। अब जहाँ से जहाँ तक एरिया निकालना है उसकी लिमिट पुट कर दीजिए। एरिया मुझे फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 में, तो यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3। ओके, तो a बराबर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 तो कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 से लेके 3, तो a बराबर जो आ जाएगा, 2 से 2 मर जाता है, ये आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8 यूनिट। एकदम फंडा क्लियर? पॉज करके उतारो आराम से, उतारिए भैया पॉज करके। ठीक, पॉज करके उतारिए आराम से। ठीक है, और एक आध एरिया देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू जैसे y इक्वल टू मान लीजिए साइन x है, साइन चलो पाई x कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब के चक्कर में मत पड़ना, क्या ग्राफ होता है, फाइंड एरिया, फाइंड द एरिया of the graph from x equal to 0 to x equal to 1। ठीक है, यहां से फाइंड आउट करना है। तो देखिए इतना मैथमेटिक्स आपको आता नहीं होगा, मुझे पता है शुरुआत में, लेकिन हम ही बता रहे हैं इसको। ठीक है, इसका ग्राफ वगैरह हम स्टैंडर्ड बनाए ले रहे हैं। ये जो ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स का, देखो यार ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है आप मानिए, मैं पढ़ाऊंगा सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी मान लो यार उसमें क्या है, अभी ग्राफ थोड़ी पढ़ाने लगूंगा। ये होता है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स लाइन होती है, तो ये अब आपको आता है, पर अगर नहीं आता मैं तब भी कह देता कि y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ होता है यार वो ये होता है। मानो, खत्म बात, मानो, इसमें दिक्कत क्या है, मानो इसको, समझ गए, मानो इसको। तो अब देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ पर, और जब x को 1 पुट करोगे तो साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 होगा। अब देखो फिर से कर्व है इसका, अब कोई कह रहा होगा सर सेमी सर्कल है, फालतू की बात ना करो। सेमी सर्कल की इक्वेशन अलग होती है, ये थोड़ी ना कि मैंने उसको सेमी सर्कल जैसा ड्रॉ कर दिया तो वो सेमी सर्कल हो गया। ये तो मैथमेटिकल फंक्शन बताएगा कि वो है क्या, सेमी सर्कल है कि साइन है कि पैराबोला है, क्या है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ओके, तो तरीका अभी भी वही रहेगा इसका। आप यहाँ पर स्टेप कट करेंगे, x पर जाके dx, कहीं भी कट कर लो, यहाँ कट कर लो, ये तरीका होता है। उसी तरीके से ये बोलने का तरीका आज ही सीख जाना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, x पर जाकर dx, बोलना सीखो, सब आएगा तुमको, x पर जाके dx। अब ये जो स्ट्रिप होगी ये, अब इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो हाइट होगा ये y, ये y कहाँ से निकलेगा बताइए, y तो इस फंक्शन से निकलेगा। अब x को जब x पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, साइन पाई x, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये जो हाइट हो गया यहाँ पर वो आ गया साइन पाई x। ये छोटा सा एरिया, ये तो बता ही चुका हूँ कि अब इसको क्या मानते हैं हम हमेशा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। कहाँ से जन्म हुआ है एक एक चीज़ समझा दिया हूँ। ओके, तो ये जो एरिया आ जाएगा DA बराबर, बताइए क्या आ जाएगा, साइन पाई x इंटू डी एक्स। समझ में आने लग गया इंटीग्रेशन का यूज आप लोगों को। अब जब टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें एरिया फाइंड आउट करना था 0 से 1 में, तो लिमिट कहाँ से पुट होगी, 0 से 1। इस लिमिट का महत्व भी आप समझने लग गए होंगे अब। ठीक, तो जो एरिया आ जाएगा यहाँ पर बराबर लिमिट 0 से 1, और ये आ जाएगा साइन ऑफ
पाई एक्स और डी एक्स। क्या पिछली क्लास में क्या आपने इसका इंटीग्रेशन सीखा? साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या समझाया था मैंने, याद होगा आपको, माइनस कॉस पाई एक्स। और मैंने ये भी बताया था कि ये लीनियर टर्म होता है, लीनियर टर्म, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। ये थोड़े थोड़े ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, 100% ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और बीच में किसी दिन इसका लेक्चर बना के डाल दूंगा। अब चिंता ना करना, अब ये नहीं आएगा कि अलग से मैथ पढ़ा रहा हूँ, अब बस आखिरी हो रहा है। अब मैथमेटिक्स की जो भी चीज़ होंगी वो एक्स्ट्रा वीडियो में चली जाएंगी। ओके, अब आप इसकी लिमिट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जगह मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा a बराबर, ठीक, तो 1/पाई तो बाहर ले लीजिए। अब पहले x की जगह 1 पुट कर दिए, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं, -1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ -1, ठीक, फिर माइनस और फिर 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 0। या एक बार और लिख देता हूँ इसको, देखिए a बराबर, ये था -1/पाई, ये बाहर ले लिया। अब ये था बेटा कॉस पाई एक्स, लिमिट 0 से 1, a बराबर -1/पाई, एक्स को 1 पुट करिए पहले, कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0, a बराबर -1/पाई। अब कॉस पाई होता है यार जमाने से -1 और कॉस 0 क्या होता है 1, ये आ गया। तो ये जो a आ गया बनकर बच्चों, ये आ गया -1/पाई और -1 -2, तो जो आंसर आ गया वो आ गया 2/पाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से काफ़ी एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना एरिया में सफिशिएंट है, आपको मैंने समझा दिया किस तरह से एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन एप्लीकेशन देख लेते हैं। कुछ आपको जो और यूज होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर का एप्लीकेशन, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी यूजफुल होंगे, लेकिन अभी कायदे से सीख लो और जब वो काइनेमेटिक्स में आएंगे तो वहाँ पर एक बार फिर सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यार सबसे पहले एक बात समझो, जैसे जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, अभी मैथमेटिक्स में तो पता नहीं क्या क्या इंटीग्रेट कर देते हैं यार, क्योंकि वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। फिजिक्स में जो हमको आवश्यकता पड़ती है अपने 12th के लिए या नीट के लिए या IIT एडवांस तक के लिए, वो उतनी पड़ती है जितनी मैं समझा रहा हूँ। और मैं कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बिना बताए सिर्फ डायरेक्ट आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत कह देना टीचर रटाता है, नहीं यार, जरूरी है और मजबूरी है, दोनों ही बातें हैं। x² dx, यार इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे सीधे x³ 3 + c आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने y dx लिख दिया होता तो अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेट होगा नहीं, हम नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स में खूब इंटीग्रेशन होते हैं। या ये कहो कि हमको फिजिक्स के IIT एडवांस तक के क्वेश्चन में तो आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कहने का मतलब वही फंक्शन इंटीग्रेट होगा, यहाँ पर किसका फंक्शन होना चाहिए, f(x) होना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब वही चीज़ इंटीग्रेट कर पाएंगे कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, f(x) और dx, ये इंटीग्रेटेबल होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर f(y) और dx लिख दिया, नहीं इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया मान लो f(x) और dt, नहीं इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया f(t) dt, बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे। तो जिस कहने का मतलब, देखिए इसको मैंने बोला था, याद हो गया, ये इसको बोलते थे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेंट होना चाहिए वो हर हालत में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का ही कोई फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया, ध्यान से सुन लो, इंटीग्रेंड लिखना नहीं है, समझ लेना है, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेंड
जिसको इंटीग्रेट करते हैं वो हर हालत में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का ही फंक्शन होना चाहिए, मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, जो इंटीग्रेंड होना चाहिए वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का ही कोई फंक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए पॉज करके उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह के होंगे। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने लिखा ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0, ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक, जैसे हमने लिखा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन होती है। ओके, जैसे हमने लिखा अभी जैसे इसको देख के डर लग जाएगा, डी टी स्क्वायर, ठीक, लैम्डा टी बराबर 0, एक ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है। यार आपको समझना नहीं है, ऐसे बता दिया हमने, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन या ठीक है, सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होती है सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ओके, सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आवाज आ रही है देखना? ठीक है, इसी तरीके से तो ये देखिए, जैसे मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कुछ एफ ऑफ एक्स या जो भी हो जाए, ये क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यार डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ में एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन हम तो वो पढ़ा रहे हैं जो हमारे काम का है फिजिक्स में केवल। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरह। अब इनको हमें सॉल्व करना होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको इक्वेशन मिली कोई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक, सॉल्व इट। देखो एकदम आ जाएगा, घबराना मत, ये मत सोचना मैथमेटिक्स में तो बहुत डिटेल है, मैं वही वाला फॉर्मेट लेकर आया हूँ जो मुझे फिजिक्स में यूज करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सॉल्व इट। तो देखो पहले मैंने हम बता दूं, हम यहाँ पर क्या होता है, एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, जैसे इसको भी मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, उससे भी समझा देता हूँ। जैसे ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, मान लो एक्स वाई स्क्वायर होता, ये होता। ठीक है, दो लिख दिए। तो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी एक शब्द बोला कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक जैसे वेरिएबल एक साइड में रखते हैं और एक जैसे वेरिएबल एक साइड में रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर डी एक्स एक वेरिएबल है और वाई एक वेरिएबल है, तो वाई वेरिएबल एक जगह ले लो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन वाई का वेरिएबल है तो इसको इधर ले आओ, ये काम बन गया। और एक्स इसका है तो इसको क्या लिख दो, एक्स डी एक्स, ये लिखते हैं, इसका फॉर्मेट होता है। जैसे अब यहाँ पर बात कर लो, तो इधर वाई तो कुछ है नहीं, तो ये तो सीधे डी वाई लिख दिया जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप रटा हुआ, बिना समझे इंटीग्रेट करना होता है। क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अगर लिमिट होती तो लिमिट पुट कर देते, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बात आसान है। तो बताइए डी वाई का इंटीग्रेशन क्या बताया था, वाई प्लस सी वन इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बराबर एक्स स्क्वायर का आपको आता ही है एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस कोई नया कांस्टेंट C2। आप इतना ही छोड़ दो, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यहाँ पर इंटीग्रेट करना होता तो देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, ये इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे। ओके, करते हैं इसको इंटीग्रेट। इसको तो हटा दूँ, एकदम आसान है, पॉज करके उतार लो चाहो तो। ठीक है, इसको करता हूँ इंटीग्रेट। ठीक है, देखिए
ठीक है, देखो तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा बच्चा y की पावर देखिए dy अपॉन वाई स्क्वायर बराबर एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको आप क्या लिखेंगे बताइए, y की पावर -2 dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब इसको वही x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, y की पावर -2 + 1 और उसके बाद उससे डिवाइड करते हैं -2 + 1 और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2 एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से -1/y + c1 इक्वल टू x²/2 + c2। अभी इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतने से ही काम चलाओ। ठीक है यार, फालतू की बातें मत करो, जो बता रहे हैं वही करो। इतने साल हो गए फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, जितना बता रहे हैं उतना ही जरूरत पड़ेगी, चिंता ना करो। ठीक है, हटाएं। ठीक, और एक का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो। जैसे हमने लिखा dx/dt जैसे हमने लिखा dx/dt बराबर 2t या इसको कर दो 3t² + 2t + 10। अब लिमिट भी पुट कर देती है, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू। देखो लिमिट भी डालना शुरू कर देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, यू जाएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट t = 1 सेकेंड इफ ध्यान से सुनना, इफ एट t = 0 x = 0, ऐसे पूछेगा एट t = 0 x = 0। ये हमें सॉल्व करना है, आराम से समझिए। ठीक है, एक मैथमेटिक्स है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे यूज करेंगे इस लैंग्वेज को। अब आपको मैंने अभी अभी समझा दिया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक जैसे वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ रखने हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर dx बराबर, टाइम वाला उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 3t² + 2t + 10 और यहाँ पर आ जाएगा ये dt। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन थोड़ा सा बोल के मैं समझा देता हूँ। देखो यार, इसको कहते थे लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। तो अब आप यहाँ पे बात करो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पड़ेगी टाइम की, और यहाँ पर लोअर लिमिट होगी x की, यहाँ पर अपर लिमिट होगी टाइम पर और अपर लिमिट होगी पोजीशन पर या x पर। तो अब देखिए आपको दिया हुआ है कि जब t = 0 तो x = 0 है, तो इसको देखिए, इसका रिश्ता इससे होता है और इसका रिश्ता इससे होता है। तो जब देखिए t = 0 है, ये लिख दीजिए, तो उस समय x की वैल्यू कितनी है, x = भी तो 0 ही है, लोअर लिमिट हो गई। अब आपसे पूछा क्या है कि जब t = 1 सेकंड, तो यहाँ पे t = 1 सेकंड लिखो, तो उस समय x बराबर क्या, तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, तो ऐसे लिख देते हैं। कितना आसान है। एक पहला क्वेश्चन है, तो कई जगह दर्द हुआ होगा, पर अभी थोड़ी बहुत देर में दर्द खत्म हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, देखिए जरा। अब x dx का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, x लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बताइए, 0 से x बराबर, इसको इंटीग्रेट करो जरा, अब तो ओरली कर लोगे। 3t² का इंटीग्रेशन बताइए t3, क्योंकि t² का आएगा t3/3 और 3 से 3 मर जाएगा। 2t का आएगा t²/2, 2 से 2 मर जाएगा, प्लस t² प्लस, और 10 का क्या आएगा 10t, और लिमिट देखिए जरा यहाँ पर जाएगी 0 से 1। बस आसान हो गया। अब जो लिमिट डालने का तरीका पिछली क्लास में बताया था, उसको यहाँ पर यूज करिए। क्या आ जाएगा बताइए, x - 0 आराम से बराबर। अब पहले t को 1 पुट कर दीजिए पूरे में, तो आ जाएगा 1 + 1 + 10
माइनस, अब सब जगह जीरो तो ये तो सब जीरो ही बन जाएंगे। तो x इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए 12, यूनिट जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। आराम से पॉज करके उतारो, आराम से पॉज करके उतारिए। आगे बढ़े, कुछ और एक आध छोटे छोटे क्वेश्चंस देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, फिर एक एग्जांपल देते हैं। हमने लिखा कि भाई dv अपॉन dt एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें 2t प्लस 4 मान लो ये। फाइंड द v का मतलब यहाँ वेलोसिटी है, तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ, ये दिया जाता है इफ एट t इक्वल टू, जो भी लिख दो 1 सेकेंड लिख दें, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए ये है t इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो देखते हैं, हो सकता है कोई, क्योंकि डाटा अपने मन से ले रहा हूं तो हो सकता है डाटा में रहो, पर अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा, देखिए dv बराबर, अब टाइम इधर चला जाएगा क्यों, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 4 और ये आ जाएगा dt। उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। अब देखिए वही लिमिट वाला लोअर, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी है 1, और जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है, t इक्वल टू 2 सेकेंड तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बस ये तरीका है। तो यहाँ लिमिट आ जाएगी v माइनस 1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट डालोगे v माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दो जरा, 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या आएगा 4t, लिमिट आ जाएगी 1 से 2, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा v माइनस 1 इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट करिए, 2 से तो 2 मरी गया, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताइए 1 से 2, ओके। तो ये आ जाएगा v माइनस 1 इज इक्वल टू, 2 पुट करिए, ये आ जाएगा 4 प्लस 8, क्लियर, माइनस फिर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4, तो v माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 माइनस 5, तो v इक्वल टू आ गया 1 प्लस 7 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं आई तो सही है, एकदम आसान, एकदम आसान होता है। अगर इतनी चीजें सीख लेते हो तो आपको काइनेमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस में 100% दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक आधा और करा दें, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर देखिएगा एग्जांपल। जैसे हमने कोई भी फंक्शन दे दिया, dp अपॉन dx दे दिया, ठीक, अब इसको लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिख दिया, आसान लिख दिया। अब हमने ऐसे दे दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एट x इक्वल टू 2 इफ, ये दिया जाता है इफ एट x इक्वल टू 0 p इक्वल टू मान लो 5 कर दिया, कुछ भी कर दो, वो तो क्वेश्चन देगा। अब इसको हमको फाइंड आउट करनी है, धीमे धीमे आपको लिमिट पुट करना हमने सिखा दिया। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, तो x को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dp बराबर, ये आ जाएगा बच्चा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, बिना समझे बता दिया था। अब लिमिट डालते हैं, तो देखिए आपको दिया जब x इक्वल टू 0 है तो उस समय p की वैल्यू कितनी है 5, कोई दिक्कत। और अब पूछा क्या, जिस समय x की वैल्यू 2 हो तो उस समय आपको p की वैल्यू पूछिए, ये फाइंड आउट करना है। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल कर, dp का इंटीग्रेशन क्या होगा p होगा, तो ये आ जाएगा p माइनस 5 इज इक्वल टू, p माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताइए 0 से 2, तो ये आ जाएगा p माइनस 5 इज इक्वल टू,
अब 2 पुट कर दिए, ये आ जाएगा 8/3 प्लस 4 माइनस 0 पुट करेंगे तो सब 0 बन जाएगा। तो p माइनस 5 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया बताइए, 4 × 12 और 8 20, 20/3 माइनस 0, तो यहाँ से p बन जाता है 20/3 प्लस 5। तो p की जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है 35/3। यूनिट जो भी आ जाए उससे लेना देना नहीं है। p पता नहीं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर ली है, हो सकता है प्रेशर लिया है कि मोमेंटम लिया, क्या लिया, दैट इज नॉट इश्यू। ओके, ठीक है। तो ये आपको मैंने दूसरा एप्लीकेशन इसका समझाया। ठीक, चलिए तीसरा एप्लीकेशन देख लीजिए। तीसरा एप्लीकेशन इसका आता है, ये तो बिल्कुल भी अभी यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले की तरह सीख लो, जरूरत पड़ती है फिजिक्स में 100%। एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन in an interval, एक इंटरवल में किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू। तो इसको रटो एकदम सीधे से। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, और इसकी एवरेज वैल्यू आपको चाहिए, तो लॉ ये कहता है कि एफ एक्स की एवरेज वैल्यू चाहिए। ठीक, तो देखो रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, और नीचे आता है डी एक्स। रट लो फिलहाल इसको। अब जिस इंटरवल में चाहिए, मान लो ए से बी में चाहिए, तो यहाँ पे भी ए से बी और यहाँ पर भी ए से बी। अभी समझ में आने लगेगा। जैसे मान लो आपको v की एवरेज वैल्यू चाहिए, जो अभी अभी आप पढ़ रहे थे, तो v की एवरेज वैल्यू, जो v की एवरेज वैल्यू मैंने अभी आपको सिखाई थी अभी तक, बताइए v एवरेज क्या पढ़ाया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको समझाया था एस टोटल अपॉन टाइम। पर अब क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, तो देखिए वी एवरेज क्या डिफाइन होगा इसके हिसाब से बताइए। अगर एफ ऑफ एक्स की एवरेज वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पर ये जो एफ एक्स होता है, देखो यहाँ पुट किया जाता है, ऐसे यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर वी। अब आपको ये देखना होगा कि पोजीशन में एवरेज लेना है कि टाइम में एवरेज लेना है, या जिस भी वेरिएबल में एवरेज लेना होता है। तो मान लो पोजीशन में एवरेज लेना है, पोजीशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पोजीशन में एवरेज लेना है, तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे वी डी एक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, जहाँ से भी लिमिट लेनी हो, x1 से x2, ये भी फिर x1 से x2। अगर यही आपको ध्यान से सुन लेना, वी एवरेज ओवर टाइम निकालना है, इसका फ़र्क होता है यार, ये थोड़ा समझ में कम आएगा, फिलहाल क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर होता है। अगर एवरेज ओवर टाइम निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे वी डी टी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी टी, फिर लिमिट जो डालेंगे वो t1 से t2, और यहाँ पर भी t1 से t2, ये डिपेंड करता है। तो अगर एवरेज ओवर पोजीशन चाहिए तो वी डी एक्स अपॉन डी एक्स, और अगर एवरेज ओवर टाइम चाहिए तो वी डी टी अपॉन डी टी। जिस भी फंक्शन में एवरेज चाहिए वही कर देते हैं। पॉज करके उतारो, इसमें कुछ चीज़ें और बताता हूँ यार, काफ़ी आगे आएंगी, 1-2 क्वेश्चन इवन आपका नीट लेवल पे भी आपकी बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसका बस फ़ायदा ये मिलेगा, जब वहाँ जाके दोबारा इस चीज़ को बताऊँगा तो आपको दर्द नहीं होगा, एटलीस्ट हाँ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये फीलिंग तो 100% आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। बिल्कुल आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बार और लिख देते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए आपको y की एवरेज वैल्यू चाहिए, तो अब तो सीख गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे y। अब किस में, पोजीशन में कि एवरेज, तो मान लो टाइम में चाहिए तो ये dt, यहाँ dt कर दो, t1 से t2 एकदम आ गया होगा, यहाँ पर भी t1 से t2। इससे आसान क्या है, अगर यही एवरेज ओवर पोजीशन चाहिए होता तो क्या लिखते हैं, y dx, यहाँ भी dx, लिमिट उसी हिसाब से x1 से x2। अब बाद बाकी तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से होता, जो भी करना हो हमको। जैसे इवन ए एवरेज चाहिए, देखो ऐसे ए एवरेज, और मुझे मान लो वेलोसिटी में एवरेज चाहिए, तो क्या लिखेंगे ए डी वी लिख देंगे, यहाँ दिक्कत क्या है, और यहाँ पर भी डी वी लिख देंगे, लिमिट ये v1 से v2। अब तो आसान हो गया,
अरे यार हम एक चीज़ को इतनी बार लिख देते हैं। कुछ भी करना है, जैसे आपको कुछ पी एवरेज चाहिए, मान लो पता नहीं क्या एवरेज, और आप मान लो तो यहाँ पे अब जिस भी वेरिएबल के लिए एवरेज चाहिए वही वैल्यू लिखो। मान लो आपने कुछ भी डी लैम्डा लिख दिया, चलो अब इससे तो जनरल कुछ नहीं है, तो यहाँ भी डी लैम्डा लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा लैम्डा 1 से लैम्डा 2, यहाँ पर भी लैम्डा 1 से लैम्डा 2, एकदम आसान, कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गई बात? क्यों उपदेश, समझा करो बात। एक दो एग्जाम्पल देख लो तो मजा आ जाएगा आपको। एक दो एग्जाम्पल देख लो, बताएं, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लो। देखो, फाइंड द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3। इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू चाहिए इन द इंटरवल x 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 से 1 में इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो जो फंडा पढ़ाया है जरा उसके हिसाब से करके देखना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से करो, तो तरीका वही है। अब देखो ये x का फंक्शन है, तो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं कि टाइम के लिए करना है क्या करना है, ठीक है। तो देखिए y एवरेज जो मैथमेटिक्स है, टोटल फिजिक्स का रोल ही नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y dx अपॉन dx। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अब जहाँ से जहाँ तक चाहिए इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, 0 से 1 और ये भी 0 से 1। अच्छा, अब y की जगह क्या लिख देंगे बताइए, जो फंक्शन दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा dx। लिमिट बताइए 0 से 1 डिवाइडेड बाई ये लिमिट आ जाएगी dx 0 से 1। इंटीग्रेशन के विद्वान कर दिए मैंने आपको पढ़ा के। बताइए 2x का इंटीग्रेशन कितना आता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट 0 से 1, सब सीख गए आराम से। इसका इंटीग्रेशन x 0 से 1, कौनों दिक्कत नहीं। y एवरेज बराबर, ठीक, लिमिट पुट करिए या यही कर देता हूँ, चलो y एवरेज बराबर, अब बताइए पहले 1 पुट करिए, 1 प्लस 3 और 0 डाल के तो सब 0 हो जाना है, 1 माइनस 0 बराबर कितना आ गया बताइए, 4 आ गई वैल्यू। यूनिट जो भी आ जाए, यूनिट तुम्हारे हवाले नहीं, एकदम आसान, ठीक है। अब देखो अगर यहीं पे टाइम होता, ध्यान से सुनना, इसी को चेंज कर रहा हूँ, देखो अगर यहीं पे टाइम होता, जैसे यहाँ पे टाइम होता, यहाँ पर भी टाइम होता, यहाँ पे इंटरवल भी चलो बदल देते, देखो तो मान लो ये होता 2t² होता, ठीक है 2t², और यहाँ पे टाइम 0 से 2 ये कर देती। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए क्या क्या चेंज होगा, ध्यान से सुनना। एक तो यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे dt करेंगे, यहाँ पर dx की जगह क्या करेंगे बताइए, यहाँ भी dt करेंगे, है कि नहीं। फंडा क्लियर हुआ। अब उसी के हिसाब से बढ़ जाएंगे, ठीक। अब इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए y की जगह जो भी है, समझ गए ना कि भाई टाइम वेरिएबल है तो फिर ये dt आ जाएगा, पोजीशन होती तो पोजीशन आ जाती, और कोई फंक्शन होता तो वो आ जाता। यार मैथमेटिक्स से आसान आसान, कोई दिक्कत नहीं कर रही अभी, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2t² प्लस 3 आगे एकदम dt, लिमिट 0 से, अब की बार लिमिट चेंज हो गई 0 से 2, ये लिमिट भी चेंज कर दो। क्लियर, और डिवाइडेड बाई dt 0 से 2 बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, 2t³ 3 आ जाएगा, एकदम सीख गए तो, प्लस 3t आ जाएगा। लिमिट बताइए 0 से 2 डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन t,
लिमिट 0 से 2, लिमिट पुट कर दे के आंसर निकाल लेंगे। चलो तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। इस तरह से आप किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक, पॉज करके उतारो, एक और कर लीजिए। जैसे y इक्वल टू ये होता है साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन स्क्वायर, चलो x ही कर दिया। फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड y एवरेज फॉर क्या फ्रॉम कर दो, चलो फॉर 0 टू पाई, 0 से पाई में एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधे लिखो y एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y अपोज वेरिएबल डी एक्स है तो x लिखेंगे यहाँ। लिमिट बताइए 0 से पाई, यही तरीका है। नीचे dx, लिमिट बताइए 0 से पाई, एकदम आसान। वैल्यू पुट करिए, बताइए y की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर x और dx। लिमिट 0 से पाई डिवाइडेड बाई dx, लिमिट 0 से पाई। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पिछली क्लास में जाते जाते बताया था, एक बार और बता दूं क्या, चलो देख लो। अब यार मैं यहीं से शुरुआत करता था, फिर वहीं से बता देता हूँ कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, होता है ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन स्क्वायर चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा आता है वो आ जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, हटाएं, ठीक है, समझा दिया। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, बराबर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 dx, आराम आराम से। लिमिट 0 से पाई, नीचे तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई। इतना बढ़वा गया। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर दे। देखो तो y एवरेज इक्वल टू देखो 2 तो 1/2 तो बाहर ही आ गया। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन। देखो साइन का माइनस कॉस होता है पर कॉस का साइन होता है, तो यह आ जाएगा माइनस साइन 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे 0 से पाई। ठीक, नीचे कितना आ जाएगा बताइए, पाई माइनस 0। ये हटा देते हैं। तो y एवरेज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2। तो x की जब पाई पुट कर दो, पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई 2, बाद बाकी 0 पुट करोगे, माइनस x की जगह फिर 0 माइनस साइन 2 पाई की जगह 0/2, और नीचे ये पाई आ गया। तो ये आ गया y एवरेज इक्वल टू, बताइए कितना आ गया, 1/2 पाई। अच्छा साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, सब जानते हैं, 0/2 माइनस ये 0 0 0 बन गया अपॉन पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 1/2 आ गई। इसको कई बार हम याद भी करा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की कितनी एवरेज वैल्यू होती है, 1/2 होती है। ठीक है, ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा की भी एवरेज वैल्यू 1 होती है। तो इसको याद कर लो आज ही चाहो तो। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होती है। अभी निकल के आ जाएगी, बराबर कितनी होती है, हाफ होती है। कई जगह मैं यूज करूंगा, हालांकि बताऊंगा भी कई जगह। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कैलकुलस खत्म होता है इसी के साथ।
बाद बाकी काइनेमेटिक्स में जितना यूज होगा उतना आपको पढ़ाएंगे। ठीक।